वेलकम स्टूडेंट्स। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स हमारा चैप्टर कंटिन्यू था। उसमें हमने शेयर की वैल्यूएशन के मेथड्स किए थे। लास्ट हमने मेथड किया था नेट एसेट मेथड। तो नेट एसेट मेथड की हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी किए थे। अब हम एक और इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 6। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31st March 98। शेयर कैपिटल 80,000 preference shares of 10 each, 8,000 equity shares of 100 each, general reserve, creditors, fixed assets, preliminary expenses are given। और उसके बाद आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन बताया है। द मार्केट वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ द फिक्स एसेट इज वैल्यूड एट 5% लेस देन द बुक वैल्यू एंड द रिमेनिंग हाफ इज वैल्यूड एट 10% मोर देन द बुक वैल्यू। कि जो भी फिक्स एसेट है उसका हाफ जो है वो 5% लेस हुआ है, मतलब मार्केट वैल्यू उसकी बुक वैल्यू से 5% लेस है। और बाकी की जो रिमेनिंग हाफ है वो उसकी बुक मार्केट वैल्यू जो है उनकी वो उनकी बुक वैल्यू से 10% ज़्यादा है। ठीक है, तो 20 लाख है तो 20 लाख का हाफ कितना हुआ 10 लाख। 10 लाख का 5% कम हुआ है और बाकी रिमेनिंग 10 लाख का 10% इंक्रीज हुआ है मार्केट में। द लाइबिलिटी ऑफ 50,000 इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। और ₹50,000 की एक लाइबिलिटी है जो कि बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की। तो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की है लेकिन इसको हम लाइबिलिटी कंसीडर करेंगे। ठीक है, द प्रेफरेंस शेयर्स हैव नो प्रायोरिटी एज टू द पेमेंट ऑफ कैपिटल एंड डिविडेंड। और प्रेफरेंस शेयर्स को कोई भी पेमेंट जो कि कैपिटल और उनकी डिविडेंड में है प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। प्रायोरिटी नहीं मिलेगी बट दे आर टू बी पेड। उनको सिर्फ क्या दिया जाएगा, कैपिटल दिया जाएगा। और कैपिटल कब दिया जाएगा, प्रायोरिटी में ना देकर उन्हें इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ पेमेंट की जाएगी। सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर थ्रू द नेट एसेट मेथड। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेप 1 में व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट। नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या है, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। फिक्स एसेट्स हमारे पास कितनी गिवन है, 20 लाख थी। लेकिन 20 लाख में आपको बताया था कि हाफ का 5% वैल्यू डिक्रीज हुआ है। तो 20 लाख का हाफ कितना हुआ 10 लाख। 10 लाख का 5% कितना होगा 50,000। तो 10 लाख का अगर 50,000 वैल्यू कम हुआ है तो उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है 9,50,000। और रिमेनिंग हाफ का 10% इंक्रीज हुआ है तो 10%, 10 लाख का 10% कितना होगा 1 लाख। तो ये होगा आपका 11 लाख। ये हमारे पास आ गई फिक्स एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज में आपको क्या गिवन है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स है 1,60,000 और एक ये लाइबिलिटी है। ठीक है, तो क्रेडिटर्स हैं 1,60,000 के जो कि आपने डिडक्ट करने हैं और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज ऑफ ₹50,000 ये भी यहाँ पर डिडक्ट की जाएगी। तो नेट एसेट्स कितनी आ गई 18,40,000। अब 18,40,000 जो है ये नेट एसेट्स हैं। नेट एसेट्स किसके लिए हैं, शेयर होल्डर्स के लिए। लेकिन आपको क्वेश्चन में बताया है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नो प्रायोरिटी एज टू द पेमेंट ऑफ कैपिटल एंड द एरियर्स ऑफ डिविडेंड इफ देयर इज एनी इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। कि अगर कंपनी का कोई लिक्विडेशन होता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई भी प्रायोरिटी नहीं मिलेगी कैपिटल की पेमेंट में और उनका डिविडेंड का, अगर कोई डिविडेंड एरियर में है। डिविडेंड तो वैसे क्वेश्चन में गिवन नहीं है लेकिन कैपिटल है तो कैपिटल को भी प्रायोरिटी नहीं देनी, मतलब शेयर होल्डर से इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पेमेंट नहीं किया जाएगा लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर के साथ किया जाएगा। जब इक्विटी शेयर होल्डर के साथ हम पेमेंट करते हैं तो उसकी कैपिटल की रेशियो में होगा। और कैपिटल की रेशियो देखिए कितनी है, प्रेफरेंस शेयर्स कितने के हैं 8 लाख के और इक्विटी शेयर्स हैं 8 लाख। 8 लाख एंड 8 लाख दिस इज 1:1। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना मिलेगा 18,40,000 टोटल नेट एसेट है। इसका 1:1 में 1/2 हो गया तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा 9,20,000। अब इक्विटी शेयर्स को नेट एसेट्स में से कितना अमाउंट मिल रहा है 9,20,000। अगर इक्विटी शेयर्स को 9,20,000 मिल रहा है तो इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी होगी, दिस इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू 9,20,000 divided by 80,000. This is 115. It's not 80,000. This is 8,000. ये यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा है तो यहाँ पर ये 80,000 नहीं है 8,000 है। 9,20,000 डिवाइडेड बाय 8,000 दिस इज ₹115। और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए कितना है
18,40,000 की नेट एसेट्स हैं, उनको भी कितना मिल रहा है 1/2, 1/2 कितना होगा 9,20,000। और ये जो 9,20,000 प्रेफरेंस शेयर्स को मिल रहा है, तो प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं 80,000, तो 9,20,000 डिवाइडेड बाय 80,000, दिस इज इक्वल टू ₹11.5। ठीक है, तो शेयर की वैल्यू इक्विटी शेयर की कितनी है 115 और प्रेफरेंस शेयर की कितनी है 11.5। और यहाँ पर ये दोबारा से मैं बता रही हूँ, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, दिस इज नॉट 80,000, दिस इज 8,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा शेयर की वैल्यूएशन में मेथड आता है डिविडेंड यील्ड मेथड। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर्स में, लास्ट सेमेस्टर के लेक्चर्स में भी किया था कि डिविडेंड क्या होता है। कंपनी में जो भी प्रॉफिट होता है और वो प्रॉफिट में सारी पेमेंट्स करने के बाद जब शेयर होल्डर्स की बारी आती है तो शेयर होल्डर्स को भी उस प्रॉफिट में कुछ हिस्सा दिया जाता है, तो जो हिस्सा शेयर होल्डर्स को मिलता है दैट इज कॉल्ड द डिविडेंड। ठीक है, तो उसे हम डिविडेंड कहते हैं, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है लाभांश, लाभ का अंश, मतलब द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज गिवन टू द शेयर होल्डर, दैट इज नोन एज डिविडेंड। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम नेट एसेट मेथड अप्लाई करते हैं तो नेट एसेट में हम देखते हैं कि कंपनी की एसेट की मार्केट वैल्यू क्या है, लेकिन हमें कंपनी की नेट एसेट की, कोई भी शेयर होल्डर है उसे कंपनी की नेट एसेट्स की मार्केट वैल्यू जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि उसने नेट एसेट्स को मार्केट में सेल तो नहीं करना। जब उसे एसेट्स को मार्केट में सेल नहीं करना तो वहाँ पर कोई यूज़ नहीं है, या वो उसको कोई ज़रूरत नहीं है ये जानने की कि मार्केट में उसकी एसेट्स की वैल्यू कितनी है या उसकी एसेट्स की बुक वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो नेट एसेट मेथड हमारा वहीं पर यूजफुल है या एप्लीकेबल है अगर कंपनी का लिक्विडेशन होता है। लिक्विडेशन का मतलब होता है कि अगर कंपनी को ख़त्म किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। तो शेयर होल्डर्स फिर अपने शेयर का वैल्यूएशन कैसे करें, वहाँ पर जो मेथड आता है, एक मेथड यूज़ किया जाता है जिसे हम कहते हैं डिविडेंड यील्ड मेथड, कि शेयर होल्डर्स ने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है कंपनी के अंदर, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर उन्हें कितना डिविडेंड कंपनी दे रही है, किस रेट से डिविडेंड दे रही है, उसके बेस पे कंपनी जो शेयर होल्डर है वो अपने शेयर का वैल्यूएशन करता है। एक तो रेट होता है कि कंपनी जिस रेट से डिविडेंड दे रही है, और एक रेट होता है जो कि नॉर्मली उस टाइप की इन जो फर्म्स हैं उस इंडस्ट्री में एक रेट चल रहा होता है जिसे हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। तो कंपनी जो रिटर्न दे रही है और एक जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसको कंपेयर करके, उसको देख करके जो शेयर होल्डर है अपने शेयर का वैल्यूएशन करता है अंडर द डिविडेंड यील्ड मेथड। ठीक है, so the main limitation of net asset method is that it can be used at any time of liquidation only. ठीक है, at the time of liquidation only, but the shareholders are always interested in knowing the value of share in terms of return of investment, कि उनके investment के ऊपर return कितना है। He compares his returns with the price paid by him for the share, कि वो कंपेयर करता है कि जो उसने शेयर का प्राइस पे किया है और उस प्राइस के कंपैरिजन में मार्केट के अंदर उसके डिविडेंड के बेस पे उस कंपनी का शेयर की वैल्यू कितनी है। ठीक है, देयरफॉर अंडर दिस मेथड द वैल्यू ऑफ शेयर इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड विद द नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड व्हिच इज प्रिवेलिंग इन द इंडस्ट्री। सो फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर वैल्यूइंग द शेयर दिस मेथड। ठीक है, अंडर दिस मेथड तो क्या फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, जो कि कंपनी दे रही है, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड जो कि उस टाइप की इंडस्ट्री में प्रिवेल कर रहा है, चल रहा है, मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर। और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितना कि एक शेयर के ऊपर वैल्यू पेड अप हो चुकी है। अगर 10 रुपीज़ का शेयर है और अभी तक 8 रुपीज़ पेड अप है तो पेड अप वैल्यू कितनी होगी 8 होगी। ठीक है, तो शेयर होल्डर ने अभी 8 ही पे किया है, उसके बेस पे जो वो डिविडेंड का रेट उसको मिल रहा है
और जो नॉर्मली मार्केट के अंदर प्रिवेल कर रहा है उसको कंपेयर करके वो अपने शेयर का वैल्यूएशन करता है। फिर इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिविडेंड कहाँ से दिया जाएगा, प्रॉफिट्स में से। लेकिन कब दिया जाता है, कंपनी के अंदर जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, तो जैसे पहले भी मैंने बताया है कि प्रॉफिट्स में सबसे पहले सारी लाइबिलिटीज़ को पूरा किया जाएगा। लाइबिलिटीज़ को पूरा करने के बाद इनकम टैक्स भी देना पड़ता है, इनकम टैक्स भी दिया, और फिर उसके बाद एक कंपनी के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाते हैं जिसमें कुछ हम रिजर्व्स मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो वो ज़रूरी रिजर्व मेंटेन करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट किसके लिए अवेलेबल होता है, शेयर होल्डर्स के लिए। तो हमने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करना है, मतलब कंपनी कितना किस रेट से डिविडेंड दे रही है, पहले हमें रेट हम बाद में कैलकुलेट करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि कंपनी डिविडेंड दे कितना रही है। तो डिविडेंड कंपनी कहाँ से देगी, प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, लेकिन प्रॉफिट्स में से पहले इनकम टैक्स लेस कर देना है, रिजर्व्स मेंटेन करने हैं, लेस ट्रांसफर टू रिजर्व। उसके बाद अगर कोई डिबेंचर सिंकिंग फंड बनाना है तो उसको भी हम लेस करेंगे, और लेस प्रेफरेंस डिविडेंड अगर प्रेफरेंस शेयर्स है, क्योंकि जैसे ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम शेयर यहाँ पर शेयर के वैल्यूएशन की बात करते हैं तो कौन से शेयर की बात करते हैं, इक्विटी शेयर्स की। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड किसके बाद मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के डिविडेंड के बाद। ठीक है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी लेस करने के बाद जो प्रॉफिट में से अमाउंट बचेगा, दैट अमाउंट इज अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड। ठीक है, दिस अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर इज डिवाइडेड बाय द पेड अप इक्विटी कैपिटल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स जो यहाँ पर हमारे पास आएगा कैलकुलेशन करने के बाद, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल की टोटल उन्होंने इक्विटी शेयर कैपिटल लगाई कितनी है, शेयर कैपिटल के ऊपर उनको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 100। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, रेट, रेट मीन्स परसेंटेज। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड हम इस फॉर्मूला से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय 100। और नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड। नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड नॉर्मली हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। सो नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉर्मली गिवन इन द क्वेश्चन। दिस रेट इज डिफरेंट इन डिफरेंट इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री का ये डिफरेंट होता है। हायर द रिस्क द बिजनेस, इन द बिजनेस हायर विल बी द नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड, कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा नॉर्मल रेट जो है डिविडेंड का होगा। और पेड अप वैल्यू पर शेयर ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो वैल्यू ऑफ शेयर में आपको क्या करना है, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड और पेड अप वैल्यू पर शेयर ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, सिर्फ आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय 100। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन 7, बहुत ही छोटी सी इलस्ट्रेशन है। X Limited declares dividend at 15% on its ₹100 each, ₹90 paid up per share। ठीक है, 100 का शेयर है और ₹90 पेड अप है। इफ द नॉर्मल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, और कंपनी कितने रेट से दे रही है, एक्सपेक्टेड कितना है 15%। ठीक है, व्हाट शैल बी द वैल्यू ऑफ शेयर ऑन द यील्ड बेसिस, डिविडेंड यील्ड बेसिस पे कैसे होगा, वैल्यू ऑफ शेयर ऑन यील्ड बेसिस, यील्ड मींस डिविडेंड यील्ड बेसिस, एक्सपेक्टेड रेट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। ये सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में एज इट इज गिवन है, तो कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, सिंपली यू हैव टू पुट द वैल्यूज। एक्सपेक्टेड रेट है 15% डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट 10% multiplied by paid up value per share, that is ₹90। तो 15 by 10 into 90, this is equal to ₹135। तो value of share according to dividend yield method is ₹135। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं illustration। This is illustration number 8।
From the following information relating to a company, calculate the value of its equity share with dividend yield method. Issued equity share capital 20,000 shares of 10 each. Paid up equity capital ₹8 पर शेयर. तो देखिए जो इक्विटी शेयर है वो 20,000 है और 10 रुपये का एक है, लेकिन पेड अप कितना है ₹8. 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली पेड अप. और प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं 2 लाख हैं, 10 रुपये का एक है और फुली पेड अप है, मतलब पूरा 10 रुपीज पेड अप है. एनुअल ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 20%, रेट ऑफ टैक्स 50%, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स ₹4 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड 15%. So again this is very simple question, just you have to put the values. So first of all हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो हमें यहाँ पे इक्विटी शेयर की वैल्यू देखनी है डिविडेंड यील्ड मेथड बेस के अकॉर्डिंग. तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट कितना है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए. तो वो कैसे देखेंगे, सबसे पहले एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स कितना है ₹4 लाख, लेस टैक्स एट 50%. हमने टैक्स दे दिया 50% का, तो 4 लाख में से 50% टैक्स दे दिया 2 लाख, तो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिस इज ₹2 लाख. देन जनरल रिजर्व, इसके बाद हमने रिजर्व में ट्रांसफर करना है 20%, 2 लाख का प्रॉफिट्स का 20%. ठीक है, जनरल रिजर्व में किसका ट्रांसफर करना है, किसका परसेंटेज लेना है, प्रॉफिट्स का 20% ऑफ 2 लाख. तो ये कितना आ गया 40,000. तो 2 लाख में से 40,000 हमने माइनस किया, दिस इज द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द शेयर होल्डर्स. अभी ये शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है, लेकिन शेयर होल्डर्स में सबसे पहले डिविडेंड किसको देना है, प्रॉफिट्स में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड दिया जाना है 6%. रेट इज गिवन 6% 2 लाख पर. ठीक है, 2 लाख तो शेयर्स हैं और 10 का एक है और फुली पेड अप है, तो कितना हो गया 20 लाख. तो 6% 20 लाख का कितना होगा 1,20,000. तो 1,60,000 टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द शेयर होल्डर्स. लेकिन उसमें से सबसे पहले हमने प्रेफरेंस डिविडेंड देना है. प्रेफरेंस डिविडेंड हमने दे दिया 1,20,000 का. तो रिमेनिंग प्रॉफिट हमारे पास कितना बचा है 1,60,000 माइनस 1,20,000, दिस इज 40,000. So this 40,000 profit, this is for the equity shareholders, profits available for the equity shareholders. नेक्स्ट हमें क्या करना है, स्टेप 2 में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड. हमें ये प्रॉफिट तो आ गया, लेकिन ये किस रेट से कंपनी दे रही है ये कैलकुलेट करना है. तो कंपनी 40,000 का प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे रही है और इक्विटी शेयर होल्डर्स की कैपिटल कितनी लगी हुई है 20,000 है शेयर्स और ₹8 पेड अप है. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ने 20,000 शेयर्स पे अगर 8 पेड अप किया है तो कितना शेयर कैपिटल लगाया है 20,000 इंटू 8 1,60,000. तो 40,000 उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है कितनी इन्वेस्टमेंट पर 1,60,000 की इन्वेस्टमेंट पर. ठीक है, तो प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स 40,000 डिवाइडेड बाय टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, कितनी है उनकी पेड अप कैपिटल 20,000 इंटू 8 1,60,000 इंटू 100, क्योंकि हमें रेट चाहिए देन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100. दिस इज इक्वल टू 25%. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड 25%. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन as 15%. So the calculation of value of equity share is expected rate divided by normal rate into paid up value per share. तो 25% ये expected rate है, 15% normal rate है, multiplied by paid up value. paid up value is ₹8. तो 8 से हमने मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आ गई ₹13.33. सो द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर अकॉर्डिंग टू डिविडेंड यील्ड मेथड इज ₹13.33. इसको हम और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखिए अभी कंपनी में शेयर होल्डर्स ने सिर्फ शेयर के ऊपर ₹8 पे किए हैं. ठीक है, लेकिन जिस रेट से उन्हें डिविडेंड मिल रहा है उस डिविडेंड के बेस पे कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है 13.33. यानी कि शेयर होल्डर जिसने अभी सिर्फ ₹8 दिए हैं अपने शेयर पे, उसके पास शेयर की वैल्यू डिविडेंड के बेस पे कितनी हो चुकी है 13.33. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इलस्ट्रेशन 9.
The paid up share capital of company consists of 4,000 5% preference shares of 100 each and 80,000 equity shares of 100 each. अब आपको यहाँ पर दो कैटेगरीज दी हैं, देखिए यहाँ 4,000 5% preference shares of 100 each, दिस इज वन कैटेगरी, ठीक है। सेकंड कैटेगरी क्या है, 8,000 equity shares of 100 each. In addition to the fixed dividend of 5% to preference shareholders are entitled to participate in the profits up to 4% after the payment of dividend of 10% on the equity shares. कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 5%, कि फिक्स डिविडेंड 5% के बाद के साथ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स प्रॉफिट्स में भी पार्टिसिपेट करने के लिए एंटाइटल्ड है। पार्टिसिपेट करने के लिए क्या मतलब है, जैसा हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कि एक हमारे पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, जो कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स की पेमेंट के बाद जो सरप्लस बचता है, ठीक है। सबसे पहले जो अमाउंट शेयर होल्डर्स के लिए बचता है तो सबसे पहले किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद किसको दिया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स का भी पेमेंट हो गया, उसके बाद अगर कोई सरप्लस बचता है तो उस सरप्लस के लिए कौन एंटाइटल्ड होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स। लेकिन अगर कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर पार्टिसिपेटिंग है, ठीक है, तो पार्टिसिपेट करेगा उस प्रॉफिट में, उसके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो वो सरप्लस में उनको भी हिस्सा दिया जाता है। तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कौन से हैं, पार्टिसिपेटिंग है, जो कि प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट कौन सा होगा, जो सरप्लस होता है, और किस रेट से, 4% से वो पार्टिसिपेट करेंगे आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ 10% ऑन द इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को 10% देने के बाद, यानी कि आपका कैसे ये इसका सीरियल ऑर्डर चलेगा, जो भी शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट अवेलेबल होगा, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 5% से दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद उनको 5% से देने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स की बारी आएगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितने से दिया जाएगा, 10% से, और 10% से देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, जो सरप्लस बचेगा, उस सरप्लस में से 4% किसको दिया जाएगा, फिर से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और वो 4% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, अगर बचता है, देन दैट प्रॉफिट विल गो टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। एनी सरप्लस ऑफ प्रॉफिट वॉज अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, यही बात है कि अगर कोई सरप्लस अवेलेबल होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, तो उस सरप्लस में 4% से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। द एनुअल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी are rupees 2 lakh are providing for depreciation and taxes and it is considered necessary to transfer rupees 12,000 per annum to reserve fund, ठीक है। तो रिजर्व फंड में 12,000 रुपये हर साल ट्रांसफर करना जरूरी है, और कंपनी का प्रॉफिट कितना है, रुपीज 2 लाख। द नॉर्मल रिटर्न एक्सपेक्टेड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज 10% एंड द इक्विटी शेयर इज 12%। तो आपको दोनों के बताए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स का जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज 10% और इक्विटी शेयर्स का है 12%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर इन द कंपनी। तो आपको प्रेफरेंस शेयर्स की भी और इक्विटी शेयर दोनों की के शेयर का वैल्यूएशन करना है। चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉफिट्स कितने अवेलेबल हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितना था, 2 लाख, लेकिन वो 2 लाख देने से पहले हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना है। रिजर्व कितने का बनाना है, 12,000 का, ठीक है। क्वेश्चन में आपको गिवन है कंसीडर नेसेसरी टू ट्रांसफर रुपीज 12,000 पर एनम टू रिजर्व फंड। तो रिजर्व फंड में ये 12,000 हमें ट्रांसफर कर दिए, तो 2 लाख में से 12,000 अगर हम रिजर्व फंड में ट्रांसफर करते हैं तो डिविजिबल प्रॉफिट मतलब अब वो प्रॉफिट आया है जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड बिटवीन द प्रेफरेंस शेयर्स एंड द इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो ऐसे प्रॉफिट जो कि हम शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर सकते हैं उन्हें हम डिविजिबल प्रॉफिट्स कहते हैं। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया, 1,88,000। पहले तो टोटल प्रॉफिट 2 लाख था, लेकिन वो डिविजिबल नहीं था, पहले उसमें से फिर हमने क्या किया, रिजर्व में ट्रांसफर किया, और रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद हमारे पास आया है 1,88,000, जो प्रॉफिट हमारे पास क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट है। लेकिन ये डिविजिबल प्रॉफिट जो हमने डिवाइड करना है
बिटवीन द प्रेफरेंस एंड द इक्विटी। तो सबसे पहले हम किसको देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, 5%। और ये 5% किसके ऊपर दिया जाता है, जैसे हम रेट्स की बात करते हैं कि 10% ऑन इक्विटी शेयर और 5% ऑन प्रेफरेंस शेयर, तो ये परसेंटेज किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट के ऊपर या कैपिटल के ऊपर। दिस परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कैपिटल, कि उनका कैपिटल कितना है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कैपिटल कितना है, ये उसके रेट पे डिविडेंड दिया जाएगा। और डिविडेंड कहाँ से देते हैं, प्रॉफिट्स में से, ठीक है। प्रॉफिट्स में से डिविडेंड दिया जाना है और रेट हम किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल के ऊपर, ये आपने ध्यान रखना है। तो 5% किसके ऊपर होगा, 4 लाख पे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, 4 लाख है, तो 5% ऑन 4 लाख कितना होगा, 20,000। तो 1,88,000 का प्रॉफिट जो था, जो डिविजिबल प्रॉफिट है, उसमें से 20,000 पहले हमने प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया, तो हमारे पास कितना प्रॉफिट बचा है, 1,68,000। अब ये प्रॉफिट किसके लिए है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का भी अभी परसेंटेज डिविडेंड का फिक्स किया हुआ है, कितना है, 10%। और उनका कैपिटल कितना है, 8,000 है। 8,000 इक्विटी शेयर 100 का, तो कितना हुआ, 8 लाख। तो 10% ऑन 8 लाख कैपिटल के ऊपर हमने डिविडेंड कैलकुलेट किया 80,000। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड कितना बनता है, 80,000। प्रॉफिट्स हमारे पास कितने हैं उनके लिए, 1,68,000। 1,68,000 में से 80,000 हमने इक्विटी डिविडेंड का पेमेंट कर दिया। और इसके बाद अब हमारे पास क्या कितना बच गया, 88,000। अब ये जो 88,000 बचा है, देखिए हमने रिजर्व में भी ट्रांसफर कर दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड दे दिया, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड दे दिया, लेकिन उसके बाद भी प्रॉफिट बचा है। इस प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं, सरप्लस। अब ये सरप्लस जो है, ये शेयर होल्डर्स के लिए है, ये वैसे किसको जाना चाहिए था, इक्विटी शेयर होल्डर को, लेकिन आपको क्वेश्चन में बताया है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कितने परसेंट से, 4% से। तो 4% किसका, उनकी कैपिटल का। 4% ऑन 4 लाख कितना आ गया, 16,000। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिर से 88,000 में भी जो है हिस्सा दिया जाएगा, कितना, 4% ऑफ 4 लाख 16,000। तो 16,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दिया। तो अब हमारे पास बचता है 72,000, एंड दिस 72,000, दिस इज द सरप्लस अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स का एक्सपेक्टेड रेट कैलकुलेट करना है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी कितने रेट से डिविडेंड दे रही है, वो देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि टोटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कितना मिल रहा है। कितना प्रेफरेंस डिविडेंड मिल रहा है, 20,000 यहाँ पर एक, और दूसरा जो कि उसको सरप्लस में से मिला था 16,000। तो 20,000 एक मिला है, 16 एक मिला है, तो कितना हो गया, 36,000। 36,000 और उनका कैपिटल कितना लगा था, 4 लाख। उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 36,000 डिविडेंड मिल रहा है, प्रॉफिट्स में से हिस्सा मिल रहा है, और कितनी कैपिटल पर, 4 लाख पे। और अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास रेट आ जाता है 9% से, कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 9% से रिटर्न मिल रहा है जितना उन्होंने कैपिटल लगाई है, ठीक है। ऐसे ही हम इक्विटी शेयर्स का कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्विटी शेयर्स को भी 2 बार पेमेंट की गई है, एक बार यहाँ की गई है 80,000, और दूसरी बार उनको यहाँ पर मिला है 72,000। तो टोटल उन्हें कितना मिला है, 80,000 प्लस 72,000, और उनका कैपिटल कितना लगा था, 8 लाख। तो 80,000 प्लस 72,000 उनको प्रॉफिट मिल रहा है, कितनी कैपिटल पे, 8 लाख पे। तो अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न आ जाता है कि कंपनी उनको कितने रेट से रिटर्न दे रही है, 19%, ठीक है। अब हमें स्टेप 4 पे क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर। शेयर के वैल्यू का कैलकुलेशन करना है। प्रेफरेंस शेयर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेक्टेड रेट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट। प्रेफरेंस शेयर्स का एक्सपेक्टेड रेट कितना है, 9%, और नॉर्मल भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। प्रेफरेंस शेयर्स का 10 है और इक्विटी का 12 है। प्रेफरेंस शेयर्स को एक्सपेक्टेड रेट है 9% और नॉर्मल है 10%, मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर। पूरा पेड अप है 100, ठीक है, 100 पेड अप है, 100 का है, ये भी 100 का है, तो पूरा पेड अप है।
100 पेड अप वैल्यू पर शेयर आ गया, तो प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कितनी हुई है, ₹90। ठीक है। और ऐसे ही इक्विटी शेयर्स की हम देख सकते हैं। इक्विटी शेयर्स में कंपनी कितना रिटर्न दे रही है, 19%, और नॉर्मली मार्केट में कितना मिल रहा है, 12%, मल्टीप्लाइड बाई पेड अप वैल्यू पर शेयर ₹100, तो दिस इज इक्वल टू 158.33। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें कि यहाँ पे शेयर का वैल्यूएशन देखें, तो देखिए प्रेफरेंस शेयर्स का जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं वो ₹100 का शेयर, ₹100 पूरा पेड अप कर चुके हैं, लेकिन जितना उनको डिविडेंड मिल रहा है उसके बेस पे उनके शेयर की मार्केट में वैल्यू कितनी है, 90, यानी कि कम चल रही है। वो तो 100 पे कर चुके हैं, लेकिन कंपनी जितना उनको डिविडेंड दे रही है उसके बेस पे उनके शेयर की वैल्यू मार्केट में कितनी बनती है, ₹90, कम है। लेकिन अगर हम इक्विटी शेयर को देखें, तो इक्विटी शेयर ने ₹100 शेयर होल्डर्स पे कर चुके हैं, लेकिन कंपनी जिस रेट से उनको डिविडेंड दे रही है उस डिविडेंड के बेस पे उनके शेयर की मार्केट में कितनी वैल्यू है, 158.33। ठीक है, कितनी ज़्यादा है कि ₹100 दे चुके हैं, लेकिन 100 के ऊपर उनके शेयर की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 158.33। किस बेस पे, जिस रेट से उनको डिविडेंड मिल रहा है, यानी कि इक्विटी शेयर्स की कंडीशन जो है मार्केट में बेटर है अगर हम कंपेयर करें प्रेफरेंस शेयर्स की कंडीशन से। ठीक है, तो एक और इलस्ट्रेशन करते हैं हम, इलस्ट्रेशन नंबर 10। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 March 2008। शेयर कैपिटल 40,000, इक्विटी शेयर ऑफ 20 each, जनरल रिजर्व, P&L, डिबेंचर्स, करंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट्स एंड गुडविल। On March 31st, 2008, fixed assets were valued at ₹7 lakh and the goodwill at 1 lakh. The net profit for the past 3 years were 2005-06 में 1,03,200, और 2006 and 7 में 1,04,000, 2007-8 में 1,03,300. 20% of profits are transferred to reserve. 20% प्रॉफिट जो हैं वो रिजर्व में ट्रांसफर किए जाते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ द रीजनेबल फॉर द कंपनी, द फेयर इन्वेस्टमेंट रिटर्न में बी टेकन एज 10%। 10% मीन्स दिस इज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इग्नोर टैक्सेशन, क्योंकि टैक्स का रेट नहीं बताया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर एज पर नेट एसेट मैथड एंड यील्ड मैथड। तो आपको शेयर का वैल्यूएशन करना है नेट एसेट मैथड के बेस पे और यील्ड, मतलब कि आप अभी तक हमने 2 मैथड किए हैं, दोनों ही मैथड आप लगाकर यहाँ पर आपने शेयर का वैल्यूएशन करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, नेट एसेट मेथड। तो नेट एसेट मेथड का फॉर्मूला क्या है, नेट एसेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नेट एसेट्स। नेट एसेट्स में नेट एसेट्स इज इक्वल टू रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। फिक्स एसेट्स आपको कितनी दी है क्वेश्चन में, फिक्स एसेट्स 7 लाख और गुडविल 1 लाख। ठीक है, और करंट एसेट्स है हमारे पास 4 लाख की। तो फिक्स एसेट्स 7 लाख, गुडविल 1 लाख, करंट एसेट्स 4 लाख, और माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज में क्या क्या है हमारे पास, डिबेंचर्स हैं और करंट लायबिलिटीज हैं। करंट लायबिलिटीज 2,60,000 और डिबेंचर्स 2 लाख हम माइनस कर देंगे, हमारे पास नेट एसेट्स कितनी आ गई, 7,40,000। ये आप जब सारा इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास नेट एसेट्स कितनी आ जाएंगी, 7,40,000। स्टेप 2 में क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर, नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो नेट एसेट्स कितनी है, 7,40,000, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने आपको दिए हैं, 40,000। 40,000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹18.50। तो नेट एसेट मेथड के बेस पे जो इक्विटी शेयर की वैल्यू है दैट इज ₹18.50। क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट मेथड करते हैं। नेक्स्ट मेथड है यील्ड मेथड। देखिए मेथड ये डिविडेंड यील्ड मेथड है, लेकिन इन शॉर्ट वी कॉल इट यील्ड मेथड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रॉफिट लेना है कि कितना प्रॉफिट कंपनी दे रही है। प्रॉफिट अब आपको एज सच नहीं गिवन, आपको 3 सालों के प्रॉफिट दिए हुए हैं। तो 3 सालों के प्रॉफिट के बेस पे आप क्या कर सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट ले सकते हैं। 3 साल के प्रॉफिट्स के बेस पे हमने एवरेज प्रॉफिट ले लिया।
ये तीनों साल के प्रॉफिट ऐड किए डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 1,03,500। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ये तो टोटल प्रॉफिट है, लेकिन इस टोटल प्रॉफिट में से इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना मिलेगा अभी देखते हैं। प्रॉफिट कितने मिल रहे हैं 1,03,500, और हमें क्या एडजस्टमेंट करनी है। आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज बताई है, 20% ऑफ प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर टू रिजर्व, कि प्रॉफिट्स में से 20% जो है वो रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा, और प्रॉफिट से रिलेटेड और प्रॉफिट्स कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 1,03,500, इसका 20% हम ले लेते हैं, तो 20% हम लेंगे, ये आ जाएगा 20,700। तो 20,700 इस प्रॉफिट का हमने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारे पास कितना बचता है 82,800। ठीक है, तो प्रॉफिट फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स 82,800। अब हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेड रेट कैलकुलेट करना है। एक्सपेक्टेड रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना प्रॉफिट दे रही है 82,800, और इक्विटी शेयर होल्डर्स ने कैपिटल कितना लगाया है, कैपिटल कितनी है 8 लाख, कैपिटल उनकी कितनी लगी हुई है 8 लाख। ठीक है, तो 82,800 का उनको प्रॉफिट मिल रहा है कितने पे, जब उन्होंने 8 लाख की कैपिटल लगाई हुई है, एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारे पास रेट कितना आ गया 10.35, यानी कि कंपनी उनको डिविडेंड किस रेट से दे रही है 10.35 के रेट से। ठीक है, और नॉर्मली उस टाइप की इंडस्ट्री में क्या रेट चल रहा है, द फेयर इन्वेस्टमेंट रिटर्न में बी टेकन एट 10%, तो नॉर्मली कितना चल रहा है 10% चल रहा है। ठीक है, कंपनी दे रही है 10.35 के परसेंटेज पे, और नॉर्मली चल रहा है उस इंडस्ट्री में 10%, तो इसके बेस पे उनके इक्विटी शेयर की वैल्यू क्या होगी, एक्सपेक्टेड रेट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर। तो एक्सपेक्टेड रेट कितना आया है 10.35, नॉर्मल रेट इज गिवन 10, और पेड अप वैल्यू पर शेयर ये भी देखिए क्वेश्चन में गिवन है 20 का एक शेयर है, तो पूरा 40,000 इंटू 20 दिस इज 8 लाख, तो फुली पेडअप है, तो पेडअप वैल्यू कितनी है 20 आ गया। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो शेयर की वैल्यू कितनी आएगी ₹20.70। ठीक है, देखिए सेम कंपनी है, सेम टाइप के शेयर हैं, लेकिन जब आपने उसको नेट एसेट मेथड से कैलकुलेट किया, तो नेट एसेट मेथड से शेयर की वैल्यू कितनी आ रही है ₹18.50। क्लियर, और जब आपने उसको इल्ड मेथड से किया, तो सेम कंपनी के सेम शेयर की वैल्यू कितनी आ रही है 20.70। सो देर इज डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू, सेम कंपनी है, सेम टाइप का शेयर है, उतना ही कंपनी प्रॉफिट दे रही है, लेकिन वो प्रॉफिट के बेस पे है और वो एसेट्स के बेस पे है। तो किस मेथड से कंपनी के अंदर शेयर का वैल्यूएशन किया जाए जो कि हमें लगे कि सही होगा, क्योंकि अगर हम डिफरेंट मेथड लगाते हैं तो डिफरेंट वैल्यू शेयर की हमारे पास आती है, तो उसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड फेयर वैल्यू मेथड। हम अभी करेंगे नेक्स्ट फेयर वैल्यू मेथड, जिसमें दो मेथड के बेस पे हमने शेयर का वैल्यूएशन किया और दोनों को ऐड करके वैल्यूज को एंड डिवाइडेड बाय 2, मतलब हम एक फेयर वैल्यू ले लेते हैं, मीन्स द वैल्यू इन बिटवीन द टू, एक ऐसी वैल्यू आ जाती है, एवरेज आ जाता है दोनों का। ठीक है ना, दोनों के बीच की एक वैल्यू आ जाती है जो कि हम कह सकते हैं कि इक्विटी शेयर की वैल्यू है, लेकिन वो हम अभी करेंगे आगे, हमारा नेक्स्ट मेथड आएगा फेयर वैल्यू। ठीक है, तो अभी के लिए ये लेक्चर यहीं तक है। सो एट लास्ट द पर्पज ऑफ आवर लाइव्स इज टू बी हैप्पी, तो ये बहुत ज़रूरी है हमें अपनी ज़िंदगी में खुश रहना, क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी का उद्देश्य है। सो विद दिस नोट आई एंड अप हियर, थैंक यू सो मच।